तो रामचरण का जो मूवी है गेम चेंजर वो थिएटर में रिलीज़ हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों ने अब तक मूवी तो देख ही लिया होगा। देखने के बाद भी अगर आपको स्टोरी समझ में नहीं आया होगा तो डोंट वरी, आज आपका वीडियो देखने का जो टाइम है वो अच्छे तरीके से यूज़्ड होगा, इन्वेस्ट होगा। तो आज हम देखने वाले हैं गेम चेंजर मूवी का पब्लिक रिव्यू रिएक्शन नहीं, गेम चेंजर मूवी का मूवी एक्सप्लेनेशन स्टोरी। यस, तो अगर आपको स्टोरी समझ में नहीं आया तो आज वीडियो देखने के बाद आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने भी मूवी देखा है गेम चेंजर का, तो मुझे तो थोड़ा बहुत स्टोरी समझ में आया नहीं, क्योंकि मेरा जो पूरा ध्यान था वो मूवी के सीन पर था, इंटरटेनमेंट था और सॉन्ग्स विजुअल्स पे था, एक्शन पे था, स्टोरी पे इतना मैंने ध्यान फोकस रखा नहीं। तो इसलिए मैं सोचा इसके ऊपर एक टॉपिक ही बना दो जिससे कि मुझे और आप लोगों को हेल्प हो जाएगी मूवी की स्टोरी को समझने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मूवीज़ के रिलेटेड ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो 3, 2, 1 स्टार्ट। ग्लोबल स्टार रामचरण की गेम चेंजर मूवी अब रिलीज हो चुकी है और आज की वीडियो में हम गेम चेंजर मूवी की पूरी स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गुरु चलो बिना कोई बकवास किए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम स्टेट के सीएम को देखते हैं जिसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं होती है और उसको सोते सोते अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। तो अचानक से सीएम उसके कमरे में बेहोश हो जाता है और फिर उसके आदमी आकर उसे किसी तरह से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में जाते ही सीएम अपना दम तोड़ देता है और ये चीज देख के उसके आदमी लोग बहुत खुश होते हैं और इस बात को लेकर झगड़ने लगते हैं कि अगला सीएम मैं बनूंगा, अगला सीएम मैं बनूंगा। लेकिन तभी उस सीएम की हार्ट बीट वापस चलने लग जाती है और उसके आदमियों का सीएम बनने का सपना सपना ही रह जाता है। इसके बाद मूवी में हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे लोग चलती ट्रेन को रोक लेते हैं और वो ट्रेन के अंदर एक बंदे को ढूंढने के लिए आए हैं। तभी ट्रेन में से एंट्री होती है अपने रामचरण की, जिनका मूवी के अंदर भी नाम राम ही है। राम कलेक्टर बनके उसके शहर जा रहा था और ये गुंडे लोग ट्रेन में राम को पकड़ने के लिए ही आए थे, क्योंकि जब अपना राम आईपीएस था तो उसने इस टकले की एक गुटके की दुकान का सारा माल जला दिया था एंड इसकी दुकान बंद करवा दी थी और उसी वजह से ये टकला राम से बदला लेना चाहता है। लेकिन राम इन सब बंदों को यहाँ पर धो डालता है और उन सभी को रेलवे ट्रैक्स के ऊपर रस्सी से बांध देता है। फिर राम इस टकले के भाई को वीडियो कॉल करके यहाँ पर बुलाता है और इस टकले का भाई यहाँ आके इन सभी को छोड़ने के लिए राम से रिक्वेस्ट करता है। तो राम उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन छूट गई, उसका क्या? तो वो बंदा राम से कहता है कि सर आप मेरा हेलीकॉप्टर ले जाओ। तो फिर अपना राम इसका हेलीकॉप्टर लेके जाता है एंड जाते जाते इन सभी गुंडों की रस्सियों को भी वो काट देता है और फिर अपना राम उसके घर पहुंच जाता है और वो अपने परिवार वालों से मिलके बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेट का सीएम अपने सभी मंत्रियों को ये कहता है कि अब से हमें भ्रष्टाचार बंद करना होगा और अच्छे अच्छे काम करने होंगे, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव आने वाला है। लेकिन सीएम की ये बात सुन के वहाँ पर कुछ लोग खुश नहीं थे और वो लोग सीएम को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आप क्या बोल रहे हो सर, ऐसे तो सभी मंत्री सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन सीएम उनको कहता है कि अगले 1 साल तक मैं स्टेट का सीएम हूँ और तुम सबको मेरी बात माननी होगी। और वहीं अपना राम भी उसके चेंबर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुला के सभी लोगों को ये कहता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनके लिए कौन जिम्मेदार है, उन सभी के नाम की लिस्ट मुझे चाहिए। फिर अगले ही दिन उन सभी लोगों के नाम की लिस्ट निकल कर आ जाती है और फिर अपना राम कहता है कि इन सभी लोगों को मेरे पास बुला के लाओ। उसके बाद वो लोग राम के पास आ जाते हैं एंड फिर राम उनसे कहता है कि तुम अपने सारे गलत धंधे बंद कर दो और मेहनत से पैसा कमाओ। लेकिन वो सभी लोग ये सुन के राम का मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर राम उन सभी लोगों को बस में बैठाकर उनके ही अड्डे पर ले जाता है ताकि राम वहां जाके इनके गलत धंधे को प्रूफ कर सके और इनको गिरफ्तार करवा सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। राम इन सभी लोगों के गलत धंधे को साबित कर देता है और इन सभी लोगों को अरेस्ट करवा लेता है। फिर कुछ दिनों बाद राम के भाई की शादी हो जाती है और शादी में राम अपने सभी दोस्तों को उसके कॉलेज लाइफ वाली लव स्टोरी सुनाता है। जब वो कॉलेज में था तो उसे बहुत गुस्सा आता था और सभी गलत धंधे करने वाले को वहाँ पर भी वो मारता पीटता था। और इसी तरह वो कियारा आडवाणी के कैरेक्टर से मिला जिनका मूवी के अंदर नाम है दीपिका। राम और दीपिका बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दीपिका राम को ये बोलती है कि तुम हर जगह हंगामा करने लग जाते हो, तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। तो राम उससे कहता है कि ठीक है, अब से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। और अब राम को जब भी गुस्सा आता है तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन एक दिन कॉलेज में कुछ लोग राम के पीछे पड़ जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि तो उस दिन तो हमें बहुत मार रहा था, तो
अगर तुझ में अब दम है तो तू हमें मार के दिखा। अब राम को यहाँ पर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है क्योंकि दीपिका उसके साथ थी। लेकिन जब दीपिका यहाँ से चली जाती है तो राम उन सभी गुंडों की बैंड बजाने लग जाता है। बट दीपिका ये सब कुछ होते हुए देख लेती है क्योंकि वो यहाँ से कहीं गई ही नहीं थी, बिकॉज उसको राम के ऊपर पूरा शक था कि मेरे जाने के बाद ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा। फिर दीपिका राम को ये समझाती है कि अगर तुमसे तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो तुम कोई ऑफिसर बन जाओ। तो राम उससे पूछता है कि क्या होगा अगर मैं आईपीएस बन जाऊं तो दीपिका उसे समझाती है कि अगर तुम गलती से भी आईपीएस बन गए तो तुम हर किसी मुजरिम को सजा देने की बजाय उसका एनकाउंटर कर दोगे, इसलिए तुम आईएएस बनो, और अगर तुम आईपीएस बने तो तुमसे मैं कभी बात नहीं करूंगी। फिर राम ने आईएएस बनने के लिए बहुत पढ़ाई की, लेकिन फिर भी कुछ मार्क्स से वो पीछे रह गया, इसीलिए उसको आईपीएस के लिए चुना गया। और उसके बाद राम का दीपिका से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहा। वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके राम दीपिका के घर भी गया था, लेकिन जब तक दीपिका शहर छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद राम ने हर साल आईएएस बनने के लिए बहुत पढ़ाई की और आखिरकार वो आईएएस बन ही गया। उसके बाद मूवी की स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है और राम एक जगह पर जाता है जहाँ पर इल्लीगल धंधा होता है। वहाँ जाके राम धंधा करने वाले लोगों को अरेस्ट करवा लेता है, और ये बात जब मंत्री को पता चलती है तो वो अपने वकील और पुलिस वाले से कहता है कि मेरे लोगों को बाहर निकालो। लेकिन वो मंत्री को समझाते हैं कि सर उनके ऊपर कलेक्टर ने केस किया है, इसीलिए उनको बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। और ये सुन के मंत्री कलेक्टर के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वहीं दूसरी तरफ अपने राम को किसी तरह से दीपिका का एड्रेस मिल जाता है और फिर वो उस एड्रेस पे दीपिका से मिलने के लिए वहां जाता है, और फाइनली ये दोनों लोग एक बार फिर से एक हो जाते हैं। फिर मंत्री कलेक्टर ऑफिस फोन करता है और राम को उसके घर बुलाता है, लेकिन राम वहां जाने से मना कर देता है। उसके बाद मंत्री खुद राम के पास आता है, लेकिन राम उस मंत्री को बाहर वेट करने के लिए कहता है, और ये सुन के उस मंत्री को राम के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। फिर काफी देर इंतजार कराने के बाद अपना राम मिनिस्टर को अंदर बुलाता है, और फिर मिनिस्टर राम को बोलता है कि मेरे लोगों को बाहर करो। तो राम उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लोगों को ऑफिशियली अंदर डाला है, और अगर तुम उनको बाहर निकलवाना चाहते हो तो तुम्हें भी लिख के देना पड़ेगा। फिर मिनिस्टर उसको कहता है कि तू जानता नहीं है तू किससे बात कर रहा है, मैं सीएम का बेटा हूँ और आगे चल के मैं इस स्टेट का सीएम भी बनूंगा, और तू है सिर्फ एक मामूली सा कलेक्टर। लेकिन फिर राम मिनिस्टर को कलेक्टर शब्द का असली मतलब समझाता है कि आखिर एक कलेक्टर होता क्या है और वो क्या क्या कर सकता है, और वो सुन के मिनिस्टर की बोलती बंद हो जाती है। एंड जाते जाते मिनिस्टर कलेक्टर के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। फिर अपना राम वापस से दीपिका से मिलने के लिए जाता है। दीपिका उसे बताती है कि यहाँ आके मैंने ओल्ड एज होम शुरू किया है। दीपिका राम को वहाँ के सभी लोगों से मिलवाती है, एंड राम वहाँ एक ऐसी लेडी से मिलता है जो कि आंखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन वो हर प्रॉब्लम्स के लिए सीएम को एप्लीकेशन से लिख के भेजती थी। राम जब उनकी एप्लीकेशंस को देखता है तो राम को उनकी एप्लीकेशन से बहुत पसंद आती है, और वो कहता है कि कल सीएम सर वाइजैग में एक फंक्शन के लिए आने वाले हैं। तभी वो ब्लाइंड लेडी राम को कहती है कि मुझे सीएम सर के उस फंक्शन में ले चलो। फिर अगले दिन जब सीएम स्पीच देने के लिए स्टेज पर आता है, तभी भीड़ में से वही ब्लाइंड लेडी खड़ी होती है और सीएम को कहती है कि मैंने तुझे न जाने कितनी बार एप्लीकेशन से लिख के भेजी, लेकिन तूने कुछ भी नहीं किया। तभी सीएम उस लेडी को स्टेज के ऊपर बुलाता है, और फिर वो लेडी स्टेज पर आकर सीएम के लोगों की सच्चाई बताने लगती है कि ये लोग कैसे कैसे गलत काम करते हैं। फिर सीएम राम से पूछता है कि ये जो भी कह रही है वो सच है क्या? तो राम सीएम से कहता है कि जी हाँ सर, ये सब कुछ सही कह रही है, और राम सीएम को इन सारी चीजों का सबूत भी दिखाता है। लेकिन तभी वो सन की मंत्री राम के ऊपर वापस से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और उन लोगों को वो स्टेज के ऊपर से धक्का दे देता है, और फिर राम उस मंत्री को एक प्यारा सा गरम गरम थप्पड़ लगा देता है। अब सीएम जनता के सामने उसी के मंत्री को सॉरी बोलने के लिए कहता है। मंत्री राम और उस ब्लाइंड लेडी को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर जब अपना सीएम फंक्शन से जाने लगता है, तभी अचानक से वो वापस से बेहोश हो जाता है, एंड उसको फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और हॉस्पिटल में वो मिनिस्टर भी था, तो वो सीएम से कहता है कि उस कलेक्टर ने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। फिर जाके सीएम कलेक्टर को सस्पेंड करने का ऑर्डर दे देता है। उसी के साथ वो उसके नकली बेटे को भी मंत्री पद से हटा देता है, और जब तक अपने राम के पास भी उसका सस्पेंशन ऑर्डर पहुंच जाता है, और ये देख के राम बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन दीपिका उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है, और वो उसे ये भी कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। वहीं एक बार फिर से वो सन की मंत्री सीएम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि सीएम ने उससे कुछ बात करने के लिए उसे वहाँ पर बुलाया था। तो सीएम उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें मंत्री पद से नहीं हटाऊंगा, अब मैं तुम्हें मेरी पार्टी से ही निकाल दूंगा। लेकिन सीएम की ये बात सुन के मंत्री सीएम के सामने माफी मांगने लगता है, और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, और माफी मांगते मांगते मंत्री सीएम को वहीं पर मार देता है। पार्टी के लोग जब अंदर आते हैं और सीएम को मरा हुआ देखते हैं, तो वो वापस से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन सबके मन में सीएम बनने का लालच है। और अब सीएम के मरने के बाद अगला सीएम कौन
कौन बनेगा ये डिसाइड करने के लिए एक मीटिंग रखी जाती है और मीटिंग में उसी संघ की मंत्री को स्टेट का सीएम बना दिया जाता है जिसने हॉस्पिटल में सीएम को मार दिया था। तभी जब तक राम और दीपिका की शादी भी होने लग जाती है और अब स्टेट का सीएम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लग जाता है और सीएम राम को अरेस्ट भी करवा लेता है क्योंकि राम ने उसको उस दिन थप्पड़ मारा था। अब पुलिस वाले राम को पुलिस वैन के साथ एक हाथ में हथकड़ी लगाकर बीच सड़क पर छोड़ देते हैं जहां चारों तरफ सीएम के लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। सीएम के लोग राम को मारने के लिए आते हैं लेकिन जैसे तैसे राम उनसे बचने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ सीएम को ये पता चलता है कि पुराने सीएम ने मरने से पहले उनकी आखिरी इच्छा एक वीडियो के अंदर रिकॉर्ड की थी और वो वीडियो सारी जनता के सामने प्ले कर दिया जाता है और राम को जो गुंडे मार रहे होते हैं उन गुंडों को एक पुलिस वाला गोली से मार देता है और ये चीज देख के अपना राम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वैसे अब उस पुलिस वाले ने उन गुंडों को इसीलिए मारा क्योंकि पुराने सीएम ने उस वीडियो के अंदर कहा था कि मैंने जिस कलेक्टर को सस्पेंड किया था उसको मैं अब इस स्टेट का सीएम घोषित करता हूँ। और उसके बाद पुलिस वाले राम की हथकड़ी निकाल देते हैं और उससे माफी मांगते हैं। एंड उस वीडियो में सीएम ने यह भी कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार राम ही करेगा, इसीलिए राम जाके सीएम का अंतिम संस्कार करता है। और गाइज यहाँ पर इस मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। मूवी के सेकंड हाफ के स्टार्ट में हमें एक काफी पुराना फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें राम के पापा की कहानी देखने को मिलती है जो कि गांव में हो रहे लोगों के ऊपर अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करते थे। और एक दिन राम के पापा के पास उनके गांव के कुछ दोस्त आते हैं और ये कहते हैं कि भैया अब से हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए और अब हमें हमारी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन राम के पापा उनको समझाते हैं कि राजनीति बहुत घटिया चीज है और ये इंसान की ईमानदारी को खा जाती है। लेकिन फिर सभी गाँव के लोग बोलने लगते हैं कि भैया हमें एक पार्टी बनानी चाहिए और इससे गाँव का ही भला होगा। तो सभी लोगों की ये बात सुन के राम के पापा राजनीति में आने के लिए मान जाते हैं और फिर वो अभ्युदय पार्टी की शुरुआत करते हैं और लोगों के बीच में जाके वो उनकी पार्टी का प्रचार करने लगते हैं। अब राम के पापा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो अटक अटक के बोलते थे, तो इसीलिए जहाँ कहीं भी वो उनकी पार्टी के लिए भाषण देते थे तो वो बोलते बोलते ही बीच में ही रुक जाते थे। तो फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि अब से मैं स्पीच नहीं दूंगा, अब मैं सिर्फ पार्टी के लिए भाषण लिखूंगा और उन्हें स्टेज पर कोई और बंदा बोलेगा। लेकिन राम के पापा की इस बात से पहले तो सभी लोग इनकार करते हैं लेकिन बाद में सब लोग मान जाते हैं। और फिर राम के पापा का एक दोस्त उसे एक बंदे से मिलवाता है जिसका नाम होता है सत्यमूर्ति। तो राम के पापा का दोस्त उसे बताता है कि भैया अब से ये आपकी पार्टी के लिए भाषण देगा क्योंकि इसे बोलना बहुत अच्छे से आता है। तो फिर सत्यमूर्ति हर जगह उनकी पार्टी के लिए भाषण देने लगता है और वो इतना अच्छा भाषण दे रहा था कि अब सभी लोग उसी को स्टेट का सीएम बनता हुआ देखना चाहते थे। इसीलिए राम के पापा खुद जनता के सामने आके सत्यमूर्ति को उनकी पार्टी का सीएम कैंडिडेट घोषित कर देते हैं। फिर एक दिन मुकुंद और सत्यमूर्ति राम के पापा के पास आते हैं और उसे ये कहते हैं कि भैया चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पार्टी का प्रचार करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। फिर वो राम के पापा को बताते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग हमें पैसे देने के लिए तैयार हैं। अब इनको जो लोग पैसे दे रहे हैं वो वही लोग होते हैं जिनके खिलाफ ये पहले आंदोलन किया करते थे। राम के पापा उनसे पैसे लेने के लिए इनको मना कर देते हैं लेकिन अब सत्यमूर्ति और मुकुंद के मन में लालच आ चुका था, इसीलिए वो उन लोगों से रिश्वत ले लेते हैं। और ये बात जब राम के पापा को पता चलती है तो वो पार्टी को रद्द करने की घोषणा करने के लिए कहता है और राम के पापा की ये बात सत्यमूर्ति और मुकुंद को पता चल जाती है। रात के समय में राम और उसके पापा और उसकी माँ किसी जगह से घर वापस आ रहे थे, तभी सत्यमूर्ति और मुकुंद कुछ गुंडे भिजवाकर उनके ऊपर हमला करवा देते हैं। लेकिन राम के पापा चालाकी से राम को और उसकी माँ को वहाँ से भगा देते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ सत्यमूर्ति और मुकुंद भी आ जाते हैं। राम के पापा उनको कहते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भला मेरे को क्यों कोई मारना चाहेगा। तो सत्यमूर्ति उसे कहता है कि भैया आपकी ईमानदारी आपको मरवाना चाहती है। तो राम के पापा उन्हें समझाते हैं कि भाई ये सब कुछ बंद करो, पार्टी को रद्द करके हम वापस भाइयों की तरह रहेंगे। लेकिन सत्यमूर्ति उसकी एक नहीं सुनता है और चाकू निकालकर उसे वहीं पर मार देता है और सत्यमूर्ति मुकुंद को भी वहां पर मार देता है ताकि आगे चल के ये बात किसी को पता ना चले कि राम के पापा को उसी ने मारा है। और प्रेजेंट में ये सारी बातें राम के पापा के एक दोस्त के द्वारा राम को पता चलती है और वो राम को ये भी बताता है कि सत्यमूर्ति ने तुम्हें सीएम इसीलिए बनाया ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। और फिर राम अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और राम की माँ वही ब्लाइंड लेडी थी, लेकिन उसे इस चीज के बारे में अपने पापा की कहानी सुन के पता चलता है कि ये मेरी माँ ही है। और फिर जब अपना राम सीएम की शपथ लेने के लिए आता है तभी वो टकला मंत्री राम को शपथ लेने से रोक देता है और वो ये
कहता है कि अगला सीएम तो मैं ही बनूंगा और भले ही मैं मर ही क्यों न जाऊं, लेकिन तुझे तो सीएम कभी भी नहीं बनने दूंगा। तभी पार्टी के मंत्री राम से कहते हैं कि सर सत्यमूर्ति जी आपको पार्टी का वारिस बना के गए हैं, तो अब आप ही बता दीजिए कि अगला सीएम कौन बनेगा। तो राम कहता है कि पार्टी का सीएम इस टकले को ही बना दो, और फिर टकले को राम की एफआईआर वापस करने का पेपर भी देते हैं, लेकिन वो टकला उस पेपर को फाड़ देता है और राम की एफआईआर वापस नहीं लेता है। उसके बाद टकला सभी मंत्रियों और जनता के सामने सीएम बनने की शपथ लेता है, लेकिन जैसे ही ये सीएम बनने के बाद सीएम की चेयर पर बैठता है, तभी से खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनको एक लेटर आता है कि अगले 2 महीनों में चुनाव है और इस बार इलेक्शन ऑफिसर बन के राम आ रहा है। अभी राम नकली सीएम के घर के बाहर हेलीकॉप्टर से एंट्री करके आता है। यहाँ आके राम नकली सीएम को ये कहता है कि अभी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते हो और ना ही तुम किसी फाइल के ऊपर साइन कर सकते हो। मतलब राम यहाँ नकली सीएम की जलाने के लिए आया था और उसकी जला के वो यहाँ से चला जाता है, और राम अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी भी बनवाता है ताकि वो उसके पापा का सपना पूरा कर सके। फिर राम सभी ऑफिसर्स को मीटिंग के लिए बुलाता है और वहाँ वो सभी भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर ऑफिसर्स का ट्रांसफर करवा देता है, और कुछ ऑफिसर्स नकली सीएम के साथ भी मिले हुए थे, इसलिए उनको भी वो नकली सीएम के पास भगा देता है। और राम इस बार इलेक्शन कमीशन में 100% ऑनेस्ट ऑफिसर्स को रखता है। फिर सभी लोग अपनी पार्टी का प्रचार करने लग जाते हैं और अपना राम भी अलग अलग जगह पर जाके सभी लोगों को ये समझाता है कि पैसों के लिए किसी को भी वोट दे देना बहुत गलत बात है, आपको ऐसे किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन वो लोग राम की बात को नहीं समझते हैं, एंड इस चीज को देखने के बाद अपना राम लगाता है उसका दिमाग। वो लोगों से पूछता है कि आपको पिछली बार नेताओं ने कितने रुपये दिए थे, तो वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि सर हमें 2000 रुपये मिले थे। तो फिर राम उन लोगों से बोलता है कि इस बार आप लोग 20,000 रुपये मांगना। लेकिन सभी लोग राम की ये बात मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपना नकली सीएम लोगों को रिश्वत देने की तैयारी कर रहा होता है, जब तक उसके पास ये खबर पहुंच जाती है कि इस बार सभी वोटर्स 20-20 हजार रुपये मांग रहे हैं। ये सुन के पहले तो वो थोड़ा शौक होता है, फिर थोड़ा सोचता है और फिर वो सभी लोगों को 20-20 हजार रुपये की रिश्वत देने के लिए मान जाता है। फिर एक बार वापस से अपना राम और नकली सीएम आमने सामने मिलते हैं, और राम मिलते ही नकली सीएम को कहता है कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद तुम कोई भी सरकारी वाहन यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम सरकारी वाहन यूज कर रहे हो इसलिए तुम्हें इलेक्शन कमीशन में 25 लाख का फाइन भरना पड़ेगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर भी राम नकली सीएम की जलाकर चला जाता है, और राम इलेक्शन आने तक ऐसे ही नकली सीएम की जलाता रहता है। और राम नकली सीएम के भाई का इलेक्शन नॉमिनेशन कैंसिल भी कर देता है, क्योंकि राम ने उसका एक पैसों से भरा हुआ ट्रक रंगे हाथों पकड़ लिया था। फाइनली कुछ महीनों के बाद इलेक्शन आ जाता है, और जहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। राम वहाँ पर आता है और ये सोचता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट आखिर किसने किया होगा। तभी वहाँ पर नकली सीएम आ जाता है और वो राम को बताता है कि मैंने ऐसे ही 7 अलग अलग जगह पर बॉम्ब रखे हैं, अब मेरे आदमी लोग आकर फर्जी वोट डालेंगे और अगर तूने उनको रोकने की कोशिश की तो मैं वापस से बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा। और ये कह के नकली सीएम वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद राम को अलग अलग जगह से कॉल्स आने लगते हैं और उसे उसके एम्प्लॉइज बताते हैं कि सर बहुत सारे लोग गैंग बनाकर फर्जी वोट डालने के लिए आ रहे हैं, अगर आप बोलो तो हम उनको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन राम को मजबूरन उनको अरेस्ट करने से मना करना पड़ता है। और फिर नकली सीएम और अपना राम एक बार फिर से मिलते हैं, और नकली सीएम राम को ये कहता है कि मैंने एक भी जगह पर बॉम्ब नहीं रखा था। उसकी ये बात सुन के अपना राम हंसने लगता है, क्योंकि उसने भी फर्जी वोट डालने वाले सभी लोगों को पकड़ लिया था, और जिस भी जगह पर फर्जी वोट डाले गए थे वहाँ पर राम री इलेक्शन करवाएगा। और ये बात राम नकली सीएम को बताता है, और ये सुन के नकली सीएम की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन फिर नकली सीएम इलेक्शन कमीशन में जाता है और वहाँ के चीफ को वो राम के मम्मी पापा की फोटोज दिखाता है, और ये कहता है कि इसके पापा की पार्टी अभी चुनाव लड़ रही है तो ये इलेक्शन ऑफिसर कैसे हो सकता है। और वहाँ वो राम को उसकी पोस्ट से हटाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन राम वहाँ कहता है कि सर कानूनी तौर पर ये मेरे माँ बाप नहीं है। तभी नकली सीएम राम से बोलता है कि अगर ये तेरे माँ बाप नहीं है तो इसको साबित कर। तो राम फिर कहता है कि ये लोग अब जिंदा नहीं है, लेकिन तभी नकली सीएम कहता है कि तेरी माँ तो जिंदा है ना। फिर इलेक्शन कमीशन में राम की माँ को बुलाया जाता है और राम की माँ से ये पूछा जाता है कि क्या ये आपका बेटा है। तो राम की माँ ये कहती है कि हाँ ये मेरा ही बेटा है, लेकिन राम फिर कहता है कि सर इनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहती है, इसी वजह से हम इनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अभी नकली सीएम कहता है कि सर इनका डीएनए टेस्ट करवाइए, इससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो लास्ट में ये डिसाइड होता है कि कल राम और उसकी माँ का डीएनए टेस्ट होगा और तब तक राम की माँ को कस्टडी में रखा जाएगा। दरअसल राम ये नहीं चाहता था कि उसकी माँ और उसका डीएनए टेस्ट हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो राम उसके पापा का सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगा। फिर रात को राम अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और वो उसकी माँ के सामने रोता है और उसकी माँ
माँ से वो माफी भी मांगता है और फिर राम की माँ भी उसे माफ कर देती है और ये कहती है कि तू चिंता मत कर, तू जो चाहता है वही होगा। फिर अगले दिन सुबह राम को कॉल आता है और ये पता चलता है कि उसकी माँ कस्टडी रूम में नहीं है। राम वहाँ जाके उसकी माँ को ढूंढता है लेकिन उसकी माँ कहीं भी नहीं मिलती है। फिर राम उसके एरिया की पास की एक एसिड फैक्ट्री में जाता है और वहाँ जाके राम को पता चलता है कि उसकी माँ ने एसिड के एक टैंकर में कूदकर उसकी पूरी बॉडी को नष्ट कर लिया है। अब ये चीज देख के अपना राम वहाँ पर बहुत ज्यादा रोता है। वैसे राम की माँ ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि राम और उसका डीएनए टेस्ट हो और राम के पापा का सपना पूरा हो सके, इसीलिए अच्छा। उसने खुद की बॉडी को नष्ट कर लिया। और फिर इलेक्शन कमीशन में राम की माँ वो थी या नहीं ये साबित नहीं हो पाया, इसीलिए नकली सीएम के उस केस को डिसमिस कर दिया गया। और हर जगह के एग्जिट पोल यही बता रहे होते हैं कि राम के पापा की पार्टी इलेक्शन जीतने वाली है। ये चीज देख के नकली सीएम राम के काम में दखला अंदाजी देने की कोशिश करता तो है लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन जहाँ पर वोट की काउंटिंग हो रही थी वहाँ पर नकली सीएम अपने गुंडों को भेजकर तोड़फोड़ करवाने लग जाता है, लेकिन राम उनके ऊपर बुलडोजर चढ़वा देता है और उन सभी लोगों को कचरे के ट्रक में डाल दिया जाता है। तभी वहाँ अरे पर नकली सीएम साहब भी आ जाते हैं और वो भी बुलडोजर चलाने लग जाते हैं और काउंटिंग हॉल की दीवारें तोड़कर वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके नकली सीएम सभी मशीनों को तोड़ने लग जाता है। अब इस चीज के बाद अपना राम कहता है कि इसने अंदर जितनी भी मशीनें तोड़ी है उन सब के वोट से इसी की पार्टी में जोड़ दो। अब राम ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसको खुद पे विश्वास था कि इतने वोट से इसकी पार्टी में जाने के बाद भी ये इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, नकली सीएम इलेक्शन हार जाता है और राम के पापा की पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। इलेक्शन के रिजल्ट आते ही राम ने अपने इलेक्शन ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिया और अपने पापा की पार्टी में शामिल हो गया एंड फिर राम बन गया स्टेट का सीएम। एंड गाइस राइट, तो गेम चेंजर मूवी का पूरा मूवी एक्सप्लेनेशन आपने देख दिया। वैसे मैं जब मूवी देख रहा था ना तो उस वक्त मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हुआ था, लेकिन अभी जो ये स्टोरी है ना, स्टोरी सुनने के बाद मैं और भी ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ। वैसे देखो मूवी जब मैं देखने गया था फुल ऑन इंटरटेनमेंट था, मेरा सिर्फ जो ध्यान था फुल विजुअल्स पे था, इंटरटेनमेंट पे था, एक्शन पे था, जो सस्पेंस वहाँ पे चल रहा था उस पर था। तो लेकिन अभी स्टोरी देखकर मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया, ठीक है ओवरऑल, बट इट्स व्हाट्स वेरी वेरी नाइस। एक बार तो आप इसको थिएटर में एंजॉय कर सकते हो, दूसरी बार अगर आप देखने जाओगे तो आपको इतना मन नहीं करेगा। जस्ट लाइक पुष्पा, जैसे कि जो पुष्पा मूवी रिलीज हुई थी उसको मैं 3 से 4 बार मैंने उसको थिएटर में देख लिया था और 5वीं बार तो मैंने उसको डाउनलोड कर लिया क्योंकि अभी तो 4K में भी आ चुका है मूवीज़ की वेबसाइट पे। तो फिलहाल तो उसको साइड में रखते हैं। तो अगर आपको गेम चेंजर मूवी का ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो गेम चेंजर मूवी को लेकर तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। और अगर आपको ऐसे ही मूवीज़ के रिलेटेड वीडियोस देखने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे और वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।